नमस्कार अशोक जी, अव्वल तो आपको आपकी किताब के लॉन्च पे ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने मुझे शो में शिरकत करने का, इस लॉन्च में शिरकत करने का मौका दिया। आपके माध्यम से इतने अच्छे लोगों से मुझे रूबरू होने का मौका मिला और उम्मीद है कि राब्ता बना रहेगा, तो इसलिए भी मैं आपका ढेर सारा शुक्रगुजार हूँ। जब मुझे अशोक जी का फ़ोन आया कि मैंने ये किताब लिखी है मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग, तो चारों की तरह ही मुझे लगा कि मैं तो खान मार्केट में ही रहता हूँ। हालांकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, आनंद मेरा बिल हमेशा बढ़ता है। क्या है, जेएनयू में सैलरी अच्छी है। 1.5 करोड़ की घड़ी पहनी हुई है, कह रहा है। देखिए, दिक्कत इसमें यह है कि इसने घड़ी की कीमत दिखा दी। अब आएगी ईडी वाले। समस्या इसमें नहीं ईडी वाले आए, समस्या है कि शाम को मुझे भाजपा ज्वाइन करना पड़ेगा। और दो तलवारें एक मयान में नहीं रह सकती। हाँ, दो नहीं रह सकती, तो ये दिक्कत हो गई। तो चारों को मेरी साइड पे आना पड़ेगा। तो अब ये समस्या आपने कर दी। यहाँ मीडिया भी है, प्रमोद भाई भी बैठे, अब ये चला लेंगे, मैं जा रहा हूँ भाजपा। हेलो, अमित शाह जी, नहीं वो नकली घड़ी। नकली घड़ी है। रोक, ईडी की वैन को रोक। खान मार्केट से नहीं, सरोजनी नायडू से, सरोजनी मार्केट से ली हुई, सरोजनी पालिका बाजार मेड इन चाइना। तो मैंने ये सोचा कि ये किताब क्या है, और मैंने इस पर बहुत सोचा कि हमेशा मोदी जी को लेकर ये सारी जो बातें होती है क्यों होती है। तो लोगों के पास, आप सबके पास आजकल डिजिटल ज़माना है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है। भाजपा के लोगों के पास विक्टिम कार्ड है। मैं सच कह रहा हूँ, विक्टिम कार्ड है, हर चीज़ में रोते रहते हैं। तो ये भी हो गया, तो वो उनके पास भी है, बट भाजपा वालों के पास भी है। अब आप सोचिए, ये दुनिया का सबसे महान मुल्क है, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ। इस मुल्क से ज़्यादा महान कोई मुल्क नहीं हो सकता, और मोदी जी को 10 साल प्रधानमंत्री बनाया इस मुल्क ने, बहुमत से बनाया, सब कुछ दिया इस मुल्क ने उनको। लेकिन एक व्यक्ति जिनके पास सब कुछ मिला है, उनको सब कुछ मिला है, अब चुनाव चल रहा है। और मैं वाकई कहता हूँ कि इस चुनाव के पहले मैं ऑनेस्टली मोदी जी से बहुत ज़्यादा इंप्रेस था। मैं ऑफकोर्स मैं विपक्ष में, ऑफकोर्स मैं उनकी पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, लेकिन मैं बहुत इंप्रेस था कि प्रज्ञा ठाकुर, आनंद हेगड़े, बिदूरी जैसे हेट मॉन्गर्स को निकाल दिया गया। विपक्ष के सामने वे सिर्फ डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, और अचानक से फर्स्ट फेज खत्म होता है। ये रिपोर्ट आती है कि भाजपा इतना अच्छा नहीं कर रही, खास करके तमिलनाडु और उन इलाकों में जहाँ पे उनको उम्मीद थी कि सीटें बढ़ेगी। और दुनिया के सबसे महान प्रधानमंत्री, सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री, मैं वाकई मानता हूँ वे है, मैं वाकई ये चीज़ मानता हूँ। ये नहीं कि मैं विपक्ष में तो उनकी तारीफ नहीं करता हूँ, ये अच्छी चीज़ थी उनमें। वे मच्छी, मंगलसूत्र, मुसलमान पे आ जाते हैं। और ये सोचना चाहिए हम सबको, क्या मुसलमान हमारे नहीं है? क्या देश के सबसे महान मुल्क के प्रधानमंत्री को ये शोभा देता कि चुनाव के बीच इन शब्दों का प्रयोग करें हर वक्त, मोदी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ? भाई, आपके खिलाफ व्यक्तिगत कोई नहीं है, किसी को नरेंद्र मोदी जी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, पर हम विपक्ष में है, हमारा कर्तव्य है लड़ना। अगर कोई व्यक्ति 4 घंटे में नोटबंदी करता है जिससे लोगों को परेशानी होती है, चाहे उसका जो भी कॉज हो, और उसके बाद वो खुद ही चुनाव में खड़े होकर कहते हैं कि 2 इंडस्ट्रियलिस्ट विपक्ष नेता को ट्रक भर के कैश दे रहे, तो मेरा सवाल है उनसे पूछना कि आपने कहा था कि 50 दिन पे चौराहे पे मिलो, तो क्यों कैश मिल रहा है, और आपने क्यों ईडी की रेड नहीं कराई? ये मेरा सवाल है। ये मुझे खान मार्केट गैंग नहीं बनाता है, ये मेरा कर्तव्य है, और मैं उस संविधान के प्रति अपनी वफादारी नहीं निभाऊंगा अगर मैं सवाल उनसे नहीं पूछूंगा। अगर कोई व्यक्ति 4 घंटे में देश को लॉकडाउन में डाल देता है, जिसके कारण कहीं गरीब लोगों को हजारों किलोमीटर चलकर जाना पड़ता है, और ये प्रबंध भी नहीं करते कि वो लोग ठीक ठाक पहुंच जाए, वो चलकर जाते, ट्रेनें बंद है, बसें बंद है, 4 घंटे में लॉकडाउन कर दिया, तो मेरा कर्तव्य है उन गरीब लोगों के लिए आवाज उठाना, और मैं अपनी ड्यूटी में फेल होगा अगर मैं ये सवाल नहीं उठाया। ये मुझे कोई गैंगस्टर नहीं बनाता है। अगर हम इतने इनटॉलरेंट हो जाए एक दूसरे के कि जब मैं बात करता हूँ आपको मुझे सरकास्टिक कमेंट देना है तो आप कीजिए, मैं यहाँ पर गेस्ट हूँ, मैं अतिथि हूँ, मैं आपकी बात को रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आप में भी इतनी क्षमता होनी चाहिए कि मेरी बात को सुने, तभी लोकतंत्र चलेगा, तभी जमहूरियत चलेगी। ये गैंगस्टर वाला एटीट्यूड है। मैं तो आपकी बात को विनम्रता से सुन रहा हूँ। सर प्लीज, सवाल जवाब होंगे, पहले बात हो जाए मन से, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर किसी सवाल को डक नहीं करूंगा, मैं किसी सवाल को डक नहीं करूंगा, बट
विनम्रता यही कहती है कि आप भी मेरी बात सुनो। गैंगस्टर वो होता है जो बात नहीं सुनता है, कान के नीचे लगा देता है। ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, ये गैंगस्टर होता है। हम कहाँ गैंगस्टर है, हम तो सीधे आदमी हैं। बट आई ऑल्सो लव माई सेल्फ। बट सवाल ये है, बात की आनंद ने, फेक नैरेटिव, अशोक जी ने फेक नैरेटिव की बात की, प्रेस इंडेक्स की बात की, हंगर इंडेक्स की बात की। मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ। क्या भारत अफगानिस्तान से नीचे है? नहीं। क्या भारत सीरिया से नीचे है? नहीं। क्या भारत पाकिस्तान से नीचे है प्रेस इंडेक्स में? बिल्कुल नहीं। मैं खुद कहता हूँ अशोक जी, मैं इनको पर्सनली भी कहता हूँ और पब्लिकली भी कहता हूँ, मुझे अशोक जी के शो पर आज तक कभी दिक्कत नहीं हुई। आज भी आपने बीच में बोला, अशोक जी ने रोका। ये तो इस देश की महानता है। लेकिन इसमें एक सच्चाई भी है कि इन रिपोर्टों को पीएमओ सबसे ज्यादा गंभीरता से लेता है। प्रमोद जी बैठे जानते हैं, सबसे ज्यादा इन रिपोर्टों को पीएमओ को उससे दिक्कत होती है। काहे देखते हैं इन रिपोर्ट को? फेंक दीजिए टॉयलेट पेपर में। टॉयलेट पेपर इस्तेमाल करते, फेंक दीजिए। आप काहे इस पर रिएक्ट करते? बड़े बड़े इनके कैबिनेट मिनिस्टर आते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। अब ये हंगर इंडेक्स की बात चली, फेक न्यूज की बात चलती है। मैं बिल्कुल इसमें नहीं कह रहा हूं कि सरकार लोगों को 80% भारतीयों को 5 किलो राशन दे रही है। बिल्कुल, भारत में कोई भूखा नहीं सो रहा है। मैं खुद कहता हूं ये बात, मैं विपक्ष में हूं। लेकिन क्या दे रही है सरकार? राशन में कार्बोहाइड्रेट्स दे रही है, जिसके कारण एक हार्ट अटैक का पेंडेमिक इस वक्त भारत में चल रहा है। ये साइंटिस्ट है, ये जानते हैं ये बात। और वो रिपोर्ट न सरकार ने पढ़ी, न विपक्ष ने पढ़ी। वो हंगर रिपोर्ट, वो रिपोर्ट कहता है भारत दुनिया के सबसे मैलनरिश्ड देशों में से एक है। वो सच्चाई है। हमारे में प्रोटीन डेफिशिएंसी है, जिसके कारण हार्ट अटैक का पेंडेमिक हो रहा है। अगर मैं उसकी बात करूं तो मैं कैसे खान मार्केट गैंग हो गया? मैं लेफ्ट लूनीस के, मैं लेफ्टीज को लूनीस कहता हूं। जो वामपंथी के लोग हैं, जो एक्सट्रीम वामपंथी के लोग हैं, मैं उनको लूनीस कहता हूं। मैं उनसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। लेफ्ट लूनी शब्द का जो इजाद है वो मैंने ही किया था, मैंने उस शब्द को इन्वेंट किया था। तो मैं मानता हूँ लेफ्ट लूनीज, इन्होंने एक सो कॉल्ड क्या सेफोलॉजिस्ट का नाम लिया। वो कभी सेफोलॉजिस्ट है, कभी एक्टिविस्ट है, कभी किसान नेता है, कभी अंग्रेजी विरोधी नेता है, कभी कांग्रेस के नेता है। मैं उनको दुग्गल साहब कहता हूँ। मैं दुग्गल साहब, मैं उनको दुग्गल साहब बुलाता हूँ। लेकिन क्या दुग्गल साहब जो भी है, वो जो भी कहते, क्या वो देश के खिलाफ है? इस किताब में मैं आई वाज गोइंग थ्रू इट, गौतम नवलखा का नाम आया। मैं दोबारा से कहता हूँ, मैं लेफ्ट के लोगों से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता हूँ। मैं समझता हूँ लेफ्ट एक डाइंग आइडियोलॉजी, और लेफ्ट आइडियोलॉजी को निकालना चाहिए। मैं बिल्कुल ये मानता हूँ। लेकिन गौतम नवलखा का नाम मैंने पढ़ा, भीमा कोरेगांव में वो अरेस्ट हुए। मैं दोबारा से कहता हूँ, मैं इनकी आइडियोलॉजी से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। उस पर एनआईए ने चार्जेस लगाए कि वो मेरे प्रधानमंत्री को मारना चाहता था। मोदी जी कैसे भी है तो मेरे प्रधानमंत्री, ये चार्जेस लगे। एनआईए ने कहा कि उसके कंप्यूटर से एक पत्र मिला। उस पत्र में लिखा था, लाल सलाम, हम मोदी जी को मारेंगे, ऐसे मारेंगे, ऐसे मारेंगे, इसकी रिवॉल्वर चाहिए नेपाल से आने वाली और कुछ 8 लाख रुपये। ठीक है, ये एनआईए का पत्र है। आज गौतम नवलखा पे नहीं कि वो चार्जेस ड्रॉप आउट हुए, पता चला वो ईमेल फेक था, उसके कंप्यूटर में डाला गया। मैं उसका पक्ष में नहीं हूँ, घटिया इंसान होगा। लेकिन क्या किसी भी भारतीय को इस तरह से फंसाना चाहिए? ये सवाल है। तो गैंगस्टर कौन हुआ? देखिए, सारे लोग हमारे हैं, हमारे में डिफरेंसेस होंगे और होने भी चाहिए। इसी से लोकतंत्र बढ़ेगा, इसी से लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन डिफरेंसेस का मतलब ये नहीं कि एक व्यक्ति अच्छा है, दूसरा व्यक्ति बुरा है। मैं नहीं मानता कोई भी प्रधानमंत्री देश को नीचे ले जाना चाहता है। लेकिन जब तक आप चीन पे प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछेंगे, जो हुआ 2020 में, मैं बताना चाहता हूं आपको कि हर साल यहाँ पे डिफेंस के एक्सपर्ट्स हुए, हर साल भारत और चीन लद्दाख में एक मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, हर साल करता है। ये मार्च से लेके मई के अंदर। 2020 में चीन आर्मी ने मिलिट्री एक्सरसाइज किया, भारत आर्मी ऑपरेशन नमस्कार कर रही थी कोविड को लेकर, तो मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं किया। पर आप जानते थे कि चीन कर रहा है मिलिट्री एक्सरसाइज, ये बात आपको पता थी। उनका बिल्डअप हो रहा है। 18 पत्र गए होम मिनिस्ट्री में, क्योंकि इंडियन टिबेटन बॉर्डर पेट्रोल फोर्स जो है वो वहाँ पर वो वहाँ पर गार्ड करते हैं, वो होम मिनिस्ट्री के नीचे 18 लेटर्स गए कि वहाँ पे बिल्डअप हो रहा है। 19 से 20 सैटेलाइट इमेजेस के कि बिल्डअप हो रहा है। बिल्डअप होगा तो सैटेलाइट इमेजेस जाएंगे। आपने आईबॉल टू आईबॉल कॉन्फ्रंटेशन उस वक्त क्यों नहीं कराया? बाद में हमने उनके 300 मारे, 400 मारे, 500 मारे, 1000 मारे, 20 तो हमारे गए ना। संतोष बाबू तो हमारे थे ना, गए ना 20 हमारे। मैं सवाल उठाता तो मैं देशद्रोही हो गया, मैं सवाल उठाता तो मैं खान मार्केट गैंग हो गया, मैं चीन परस्त हो गया। ये ठीक है आपकी बात कि विपक्ष को नहीं बोलना चाहिए, इसका सबूत दो कि 300 मरे 400, ये बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ आपकी।
लेकिन मैं अगर प्रधानमंत्री जी पर ये सवाल उठाता हूँ, जब मैं नेहरू जी को कहता हूँ कि नेहरू जी की गलती की वजह से हम हारे चीन के खिलाफ वॉर, तो क्या मैं अपने प्रधानमंत्री से ये सवाल नहीं पूछूं कि बिल्डअप के बावजूद, सैटेलाइट के बावजूद आपने क्यों आईबॉल टू आईबॉल कॉन्फ्रंटेशन नहीं किया? क्या गलत है ये पूछने में? कैसे मैं गैंगस्टर हो जाता हूँ? कैसे मैं चीन परस्त हो जाता हूँ? और अगर मैं नहीं पूछा तो मैं चीन परस्त होगा। जब मेरे प्रधानमंत्री कहते न कोई आया था न कोई आ पाया है, तो फिर आप स्टेटस को एंटी क्या कर रहे चीन के साथ? मैं टेक्निकल जार्गन में नहीं जा रहा कौन कहां तक पेट्रोलिंग कर रहा है, पहले क्या हो रहा था, पहले नहीं होता। अगर सारी बात पहले की थी, इंदिरा जी ने ये किया, नेहरू जी ने ये किया, राजीव गांधी ने ये किया, नरसिम्हा राव ने ये किया, तो फिर आप काहे प्रधानमंत्री बने? आप बोल देते जो उन्होंने किया मैं भी वही कहूंगा, न्यू इंडिया वही है जो पुराना इंडिया था, आप बोल देते। वो आपने तो नहीं बोला, आपने आवाम से कहा कि मैं एक न्यू इंडिया बनाऊंगा, एक नया भारत बनाऊंगा। आपने उस नया भारत में क्या किया? क्या आपने मंदिरों को फ्री किया? ये लड़ रहे हैं मंदिरों के लिए। क्या आपने मंदिरों को फ्री किया? ये नास्ते के मंदिरों के लिए लड़ रहे हैं। क्या आपने मंदिरों को फ्री किया? क्यों नहीं किया आपने मंदिरों को फ्री? क्या आपने वक्फ एक्ट निकाला? क्यों नहीं निकाला? आप कहते हो कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग, उस मैनिफेस्टो को बनाने में मेरा भी एक छोटा सा योगदान था। आप उसको मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो कहते हो। उसमें जो प्रावधान उठाती है, चारू भी उठाती, वो ये है कि आप पर्सनल लॉस को एनकरेज करोगे। उन्हीं पर्सनल लॉस को सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसने डिफेंड किया? तुषार मेहता ने डिफेंड किया। क्यों किया डिफेंड भाई? क्यों किया सुप्रीम कोर्ट में डिफेंड? नहीं करते। उस मैनिफेस्टो में मुस्लिम शब्द नहीं है। क्या ये शोभा देता देश के प्रधानमंत्री को, सबसे ताकतवर व्यक्ति को मुस्लिम लीग कहना, जब वो मुस्लिम शब्द है ही नहीं उस मैनिफेस्टो में? आपकी मंशा जो भी होगी, क्यों आपको हिंदू मुसलमान पे चुनाव लड़ना है? भाजपा चुनाव जीते, 2 बार जीते, 3 बार जीते, उससे मुझे आपत्ति नहीं। मुझे आपत्ति भाजपा से ये है कि वो आपके व्यक्तिगत जीवन में आकर वो आपका व्यक्तिगत जीवन बदलना चाहती है। ये आपत्ति है मुझे भाजपा से। वो आपको हर एस्पेक्ट में डोमिनेट करना चाहती है। कौन किसके साथ रिलेशनशिप रखता है, कौन क्या खाता है, कौन क्या करता है, कौन क्या पहनता है, भाजपा इन एस्पेक्ट्स में जानना चाहती है। और ये लोकतांत्रिक नहीं है। क्या मैं कह रहा हूं भारत एक लोकतांत्रिक मुल्क नहीं? बिल्कुल बिल्कुल लोकतांत्रिक मुल्क है। मैं दूरदर्शन पे जाते, जितना समय मुझे अशोक जी कहते, मैं उनके मुंह पे कहता हूं, कोई नहीं देते मुझे, हर चीज का काउंटर करने का मौका देते। ऑफकोर्स मैं फैक्चुअल होता हूं, तो इसलिए आप मुझे नहीं रोकते, ये बात में भी सच्चाई है, बट ये मौका देते मुझे कभी। और मुझे, मैं आपको सच बताऊं, एक बार मुझे ना प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आया, न किसी भाजपा के नेता से कि आप मेरे बारे में ये क्यों कह रहे हैं। मैं सच कह रहा हूं आपको, कभी नहीं आया। ऑफकोर्स एक लोकतांत्रिक मुल्क है, लेकिन फिर उसके बारे में भी सोचना चाहिए कि हम एक अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ जा रहे, कि हम 4 घंटे में मुल्क को बंद कर सकते हैं। हम एक अथॉरिटेरियनिज्म के अंदर जा रहे कि सरकार जानना चाहती है आप किसके साथ क्या रिलेशनशिप जाते हो। हम एक अथॉरिटेरियनिज्म में जा रहे जब कानून को इस तरह से बदला जाता है कि आप दोषी हो जब तक आप खुद को बेगुनाह साबित ना करो। और हम अथॉरिटेरियनिज्म में जा रहे जब इलेक्टेड मुख्यमंत्री को चुनाव के वक्त जेल में डाला जाता है, और 2 साल तक जब ये इंक्वायरी चल रही, क्यों नहीं जा रहे? और ये सवाल मैं पूछूंगा, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही। आग कहीं पर भी हो, लेकिन ये आग जलनी चाहिए। इसी के साथ अशोक जी, आपको ढेर सारी साधुवाद। आपकी किताब बेस्ट सेलर हो, और भी अच्छा करे, और कोई भी जीते, देश आगे होना चाहिए। इसके साथ ढेर सारी शुभकामनाएं।